ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन विषय का एक बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान, भारत का संविधान। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और आज की क्लास में इसको खत्म भी करेंगे। ठीक है, भारत के संविधान का परिचय अभी हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें सबसे पहले हम देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले संविधान किसे कहा जाता है या संविधान क्या होता है, यही बात हम जानेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम पेपर में कि संविधान क्या होता है या संविधान किसे कहते हैं। संविधान के गठन की भूमिका क्या है, कि कैसे कैसे कौन कौन सी समिति बनी उसका गठन होने के लिए। ठीक है, संविधान का गठन कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और संविधान की विशेषताएं। इन पॉइंट्स को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही उम्दा तरीके के साथ। आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहने वाली है, तो दोस्तों बहुत ध्यान के साथ आपको आज की क्लास लेनी होगी और इस टॉपिक से आपके एग्जाम पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। ठीक है, तो हम सब तरीके से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यानी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि कुछ भी आपका ना छूटे और सभी चीजें बहुत अच्छे ढंग से कवर हो। दोस्तों, अगर आप चाहे तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको सुनने में देना है, कभी आप लिखने में लग जाए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे कहानी के तौर पर कि आपको पता है कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता था। अभी तो हम मानते हैं कि हमारे देश का कानून हमारे संविधान के अंतर्गत बनता है, लेकिन जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक संविधान भी नहीं बना था, तो कौन हमारे देश के लिए कानून बनाता था। ठीक है, सोचने वाली बात है, ये आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ जिससे एक फ्लो बने। ठीक है, तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले, इस टाइम पर भारत आजाद हुआ था, लेकिन इससे पहले की बात करें तो भारत पर शासन था अंग्रेजों का। ठीक है, और इंग्लैंड में जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ के लोग इंग्लैंड के जो कह सकते हैं आप कि जो यहाँ के लोगों के लिए कानून बनाते थे। कौन? इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ आप कह सकते हैं कुछ अधिकारी लोग थे, तो वे क्या करते थे, भारत के लिए कानून बनाते थे कि कैसे काम होगा, कौन सा कानून लागू होगा। ठीक है, सब कानून वही बनाते थे और मनचाहा कानून भारतीय लोगों पर थोप देते थे, ना कुछ पूछना ना ही बताना, जो मन में आया वो कानून लागू कर दिया। तो इस व्यवस्था से लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, और इस व्यवस्था से जब वो परेशान हो गए कि कोई भी कानून हमारे ऊपर थोप दिया जाता है बिना किसी मर्जी के, तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया भारत के लोगों ने। ठीक है, और मांग की कि हमें अपना कानून खुद बनाने दो। भाई, आप क्यों हमारे लिए कानून बनाते हो, हम अपना कानून खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये अपना शासन खुद चलाएंगे, अपने लिए कानून हम खुद बनाएंगे। आप कौन होते हो हमारे यहाँ पर कानून बनाने वाले, हमारे ऊपर कानून लागू करने वाले। इस तरीके से फिर संविधान की मांग शुरू हुई और यहाँ के लोगों ने कह सकते हैं आप संघर्ष शुरू कर दिया आज़ादी के लिए, और फिर लंबा समय लगा आज़ाद होने में। लेकिन फिर क्या होता है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ तक की बात सिर्फ आपकी समझने की थी। अब आती है पेपर वाली बातें जो आपके एग्जाम पेपर में पूछी जाती है और महत्वपूर्ण है। एक फ्लो बन गया कि जरूरत क्यों पड़ी संविधान की, वो चीज आपको समझ में आ गई। इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज ही कानून चलाते थे और अपने हिसाब से जो मन में आया वो कानून लागू कर दिया, बिना किसी की आप कह सकते हैं बिना किसी की सहमति के। तो इस चीज से परेशान होकर भारतीय लोगों ने मांग करी कि भाई आप लोग जो है
आप लोग हमारे लिए कानून नहीं बनाएंगे, हम अपना कानून खुद बनाएंगे। आप कौन होते हो, चलिए बाहर निकलो। तो यहाँ पर फिर आज़ादी के लिए संघर्ष किया और हमारा देश आज़ाद हो गया। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे मेन और कह सकते हैं बहुत अच्छी सी टर्म यहाँ पर पूछ ली गई है कि संविधान किसे कहते हैं। अगर आपसे संविधान की परिभाषा पूछ ली जाए कि भाई ये तो बता दो संविधान कहते किसे है, आप कह तो रहे हो कि अपने देश का संविधान खुद बनाएंगे, ये तो पता हो कि संविधान होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान उन आधारभूत नियमों व कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत होता है। क्या कहा गया है इस डेफिनेशन में, इसमें कहा गया है कि संविधान जो है वो कानूनों का संग्रह है, यानी बहुत सारे कानूनों को एक पुस्तक में लिख दिया गया है जिसके आधार पर ही हमारा देश चलता है, देश में शासन चलता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों कई सारे राइटर हुए हैं जिनके अनुसार संविधान की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसने दी। ऑलराइट, तो इसीलिए हम इनको सिर्फ समझेंगे, याद नहीं करेंगे। याद रखने के लिए आपकी वही पहले वाली बहुत है कि संविधान क्या है, एक नियमों और कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, और संविधान देश की शक्ति, सरकार की शक्ति और स्रोत है। अब हम परिभाषा कह रहे हैं तो परिभाषा देखेंगे हम ब्राइस के अनुसार। सबसे पहले इन्होंने कहा कि संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनसे सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा सरकार का या उनका संचालन होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ये बात कही ब्राइस महोदय ने। उसके बाद फाइनल महोदय आए, उन्होंने कहा हम बताएंगे संविधान की और अच्छे से परिभाषा। इन्होंने कहा संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। आपसे परिभाषा पूछ ली जाए, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर यहाँ पाबंदी नहीं है कि आपको यही लिखनी है, जो इजी लगे वो आप लिख लेना। ठीक है, याद आपको इनमें से एक ही रखनी है। डायसी के अनुसार संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग का निर्धारित करते हैं। ठीक है, प्रयोग को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा दी डायसी के अनुसार। ऑलराइट गाइस, तो आपको अब पता चल गया कि संविधान किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि संविधान का गठन कैसे होता है, कौन कौन सी कह सकते हैं गतिविधियां इसके अंदर की जाती है, कौन इसके प्रतिनिधि होते हैं जो संविधान का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे संविधान के गठन की भूमिका। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में संविधान निर्माण का कार्य सामान्यतः उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। किसे, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संविधान सभा। क्यों कहेंगे, क्योंकि वे प्रतिनिधि चुने गए संविधान का निर्माण कार्य करने के लिए। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। मतलब ऐसा तो नहीं था कि पूरा देश ही मिलकर कानून बनाता, संविधान बनाता। तो क्या किया गया कि जनता ने अपने कुछ प्रतिनिधि चुने, जैसे आपके गांव में प्रधान चुना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से संविधान बनाने के लिए सभी लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना और उन प्रतिनिधियों ने सबके बेसिस पर उनके सबके विचारों को लेते हुए संविधान सभा के निर्माण कार्य में अपना सहयोग दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर समझने लायक है कि संविधान सभा की जो मांग थी वो बहुत पुरानी थी, जब तक हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। जैसा कि हमने बात की कि संविधान सभा की मांग तो पहले ही होने लगी थी, लेकिन फिर संघर्षों के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद देश आज़ाद हुआ और तब जाके संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कब कब संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी गई। ये यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर बात करेंगे। भारत में अगर पूछा जाए सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी, तो 1922 में गांधी जी ने। ठीक है, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि भारतीय अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे।
भाग्य से मतलब अपने कानूनों का, नियमों का, ठीक है, सबका निर्माण हम स्वयं करेंगे। फिर उसके बाद बात आई 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाए, ठीक है, ना कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाए। तो हमने अभी क्या देखा कि 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने, फिर 1924 में मोतीलाल जी ने, फिर उसके बाद मांग रखी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाना चाहिए, ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब होता है कि यानी संविधान सभा के निर्माण में यहीं के निवासी होने चाहिए, भारतीय नागरिक ही होने चाहिए, ना कि कोई बाहर का व्यक्ति, अंग्रेज, ठीक है। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया, परंतु कालांतर में 1946 ईस्वी की मंत्रिमंडल मिशन योजना में अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 1946 ईस्वी में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हो गए। कब हुए संविधान सभा के चुनाव? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना था। संविधान सभा में कुल 389 स्थानों में से प्रांतों के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल कितने प्रांतों से हुए, तो कितने प्रांतों से हुए, तो 389 में, जिनमें से 389 स्थानों में से 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। और 208 स्थान कांग्रेस को मिले। जब जीते तो 208 सीटें किसे मिली? कांग्रेस को। 73 स्थान मिला मुस्लिम लीग को और 4 मिले अन्य को और 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुई, ठीक है। इन सीटों में से आप कह सकते हैं कि 208 तो कांग्रेस ने जीती, 73 किसने जीती? मुस्लिम लीग ने, और 4 किसने जीती? अन्य, और 8 जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उन्होंने, 296 में से, ठीक है। अब आपको पता चल गया सबसे ज्यादा भारी मतों के साथ यहाँ पर कांग्रेस की विजय हुई थी। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं था, इनमें से कौन? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन शामिल थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख और श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती रेणुका राय, ये सभी कौन थे? प्रमुख लोग थे संविधान सभा की बैठक में, ठीक है। यह संविधान सभा के सदस्यों में ये लोग प्रमुख थे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि संविधान की जो मांग थी उसको कब स्वीकार किया गया, उस प्रस्ताव को 1946 ईस्वी में, ठीक है। फिर कितने स्थानों पर जो है संविधान सभा के चुनाव हुए, तो 296। कितनी सीट किसने जीती, बस ये बात आपको यहाँ ध्यान रखने लायक है। और संविधान सभा के सदस्यों में कौन कौन प्रमुख लोग थे। अब इतनी बात खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। ओके, चलिए जानते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है आपकी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई, ठीक है। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। यहाँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्या कहा गया है कि इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान सभा की फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इस दूसरी बैठक में फिर क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या हुआ?
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो चीजें हाईलाइट हो रही है समझ लो ये पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, क्या बात की मैंने? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या हुआ? नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 में। और पारित कब हुआ यह प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। इतनी बात आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि संविधान निर्माण को सरल बनाने के लिए क्या किया गया। ठीक है, क्योंकि संविधान को सरल बनाना था ताकि सबकी समझ में आ सके। तो उसके लिए एक आदमी का तो ये काम नहीं था कि कोई एक अकेला इंसान इसको पूरा कर पाता। तो उसके लिए फिर क्या किया गया? संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। ठीक है, समितियों का गठन किया गया। जैसे कौन कौन सी समिति थी? जैसे संघीय समिति, संघीय अधिकार समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति या अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति या प्रारूप समिति। इस तरीके की काफी सारी समितियों का गठन किया गया। और इनमें अगर बात की जाए कि सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो कौन सी थी? ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण समिति इसमें थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति इसके अंतर्गत थी। अब संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति की नियुक्ति कर दी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, क्या की? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? अब आपको पता चल गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए और इसके अंदर 7 सदस्यों को शामिल किया गया। अब दोस्तों बात आती है कि संविधान को पूर्ण होने में कितना समय लगा। तो संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक बैठक चली। फिर संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा हो गया। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। याद रख पाएंगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान का निर्माण होने में। संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा होता है, यानी कब बनकर तैयार हो जाता है हमारा संविधान? तो यह होता है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान हमारा बनकर के पूर्ण हो जाता है। इसके कुछ भाग लागू भी कर दिए जाते हैं, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होता है ये बात आपसे पूछी जाती है कि बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, लागू होने की बात अलग है, बनकर तैयार होने की बात अलग है, आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं? 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों एक बात और जरूरी थी, जो हमारा मूल संविधान था, यानी जब शुरुआत में संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय पर जो अनुच्छेद थे संविधान में वो 395 थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। पहले जब सबसे शुरुआत में संविधान बनाया गया तब की बात है, अब इनको बढ़ा दिया गया है। मैं आप आगे बात करूंगी कैसे कैसे क्या चेंज हुए। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। समझ में आ गई आपको सभी बातें? आपको पॉइंट्स में लिखनी है ये सभी चीजें जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बस वो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की। हमने देख लिया संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा, संविधान का गठन कब हुआ, संविधान सभा किस तरीके से बनती है, ठीक है, प्रारूप समिति में कब बनती है, कौन अध्यक्ष होते हैं, ये सभी बातें हमने जान ली है। अब आते हैं हम संविधान की प्रस्तावना पर। प्रस्तावना शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना संविधान का। प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है
और प्रस्तावना का संक्षिप्त सार एवं आत्मा है। क्या मतलब है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि संविधान के मूल उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है प्रस्तावना के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस प्रस्तावना में होता क्या है, प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्य और उसके लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये भी बात बोली जाती है कि अगर किसी को भारत का संविधान समझना है तो वो उसकी प्रस्तावना को समझ ले, तो उसे खुद ब खुद अपना भारत का पूरा संविधान समझ आ जाएगा। ठीक है, और भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, वो कौन सी है? हम भारत के लोग। आपने पढ़ी होगी, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मैं बहुत सारे प्रश्न आपको करा चुकी हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको उस वीडियो को शेयर किया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें शामिल थे। प्रस्तावना से संबंधित पूरी प्रस्तावना भी मैंने उसमें बताई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, भारतीय संविधान में की मूल प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो संशोधन हुआ था 42वां, उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था वो भी पता होना चाहिए। दोस्तों 3 शब्द संविधान में जोड़े गए, जिनका जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। धर्मनिरपेक्षता को क्या कहते हैं? सेकुलर। ठीक है, समाजवाद यानी सोशलिस्ट और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से शब्द से? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। आपको ये समय ध्यान रखना है कि किस समय जोड़ा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समझ आ गई बातें? अब हम लास्ट पॉइंट जो इसका बचता है, संविधान की विशेषताएं। आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट होगा, तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि भारत के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी कह सकते हैं विशेषताएं हैं। वैसे तो खूब सारी है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिमिटेड आपके सामने शो की है, जिनमें से आपके एग्जाम में घुमा फिराकर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके पेपर में यही बनता है कि संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लिया गया तो आप नाम बता करके थोड़ा बहुत उनके अंदर लिख करके छुट्टी करेंगे। लेकिन अगर इनके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे, उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहली विशेषता क्या है कि अत्यंत विस्तृत और व्यापक। विस्तृत और व्यापक मतलब एक एक शब्द का मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया है विस्तृत रूप से। भारतीय संविधान विश्व के विशालतम संविधानों में से एक है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जैसा कि हमने अभी जाना था। मूल अनुच्छेद की बात, अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पेपर में। अब चलिए दूसरी विशेषता की अगर बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है और अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। लोकतंत्र का अर्थ होता है राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता ही सरकार को चुनती है। जो अगर एक्चुअल रूप में देखा जाए कि शक्ति किसके पास है, तो देश की जनता के हाथों में होती है। गणराज्य से क्या मतलब होता है कि हमारे देश का प्रधान
वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। आपसे इन तीनों शब्दों के मतलब भी पूछे जा सकते हैं कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, संप्रभुत्व का क्या अर्थ होता है। इस तरीके से भी आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगले 2 पॉइंट समझते हैं। और क्या विशेषता है? समाजवादी। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि सभी को अपने विकास तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अगली विशेषता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था, भारत में जो शासन व्यवस्था लागू की जाती है वो दो सत्ताएं करती है। कौन कौन सी? एक तो केंद्र और दूसरी राज्य। ठीक है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है, यानी कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है जिन पर वो कानून बना सकती है, फैसले ले सकती है, और कुछ शक्तियां ऐसी है जिन पर दोनों मिलकर के फैसले लेती है। अगली विशेषता की बात करें, अगली है संसदीय शासन प्रणाली। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में जैसे संसद होती है तो ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली भारत में ली गई। अगर पूछा जाए कि जो संसद प्रणाली है वो संविधान में कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई। इस प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका क्या मतलब है? यानी सभी धर्मों को समान अवसर दिए जाते हैं और भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है। ठीक है, भारतवासी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उन पर कोई भी जबरदस्ती कोई धर्म थोपा नहीं जाता। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जो चाहे वो उस धर्म में रह सकता है। अगली पॉइंट है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कह सकते हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन न बने तो क्या बने, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है नेक्स्ट जो आप विशेषता की अगर बात करें तो मूल अधिकारों की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए। ठीक है, जिससे कोई उनको परेशान ना कर पाए, उनका अधिकार न छीन सके। तो कुछ मूल अधिकार है जो भारत की जनता को दिए गए। उनमें पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ है समानता का अधिकार, यानी सबको समानता का अधिकार दिया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने हिसाब से कोई भी धर्म चुन सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, सभी वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 6 अधिकार मैंने नोट किए हुए हैं। ठीक है, ये 6 अधिकार है जो मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि जब मूल अधिकार बनाया गया था या मूल संविधान बनाया गया था, जब मूल संविधान बना था तो इन मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तब मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और अब कितनी है? अब 6 है। ऐसा क्यों? एक कहाँ गया उसके बारे में बात करते हैं। जो इनमें एक और अधिकार शामिल था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके उसको कानूनन अधिकार के अंतर्गत या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया, ना कि मूल अधिकार की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 6 मूल अधिकार बचे, पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया। कौन से को? संपत्ति के अधिकार को। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन। कब? 1978 में। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एक एक पॉइंट आप सभी के। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें, अगली विशेषता क्या है तो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? चलिए जानते हैं। संविधान के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी ये हमारे देश के शासन में मूल अधिकार है। ठीक है, आगे बात करें अगली विशेषता क्या होगी? मूल कर्तव्य का उल्लेख। कुछ मूल कर्तव्य होते हैं
सभी नागरिकों के, उनका उल्लेख किया गया है। कौन से होते हैं मूल कर्तव्य, क्या होते हैं इनमें शामिल, चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें 10 मूल कर्तव्य है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य, और फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य। तो इसमें 11 मूल कर्तव्य है। कौन से भाग में, भाग 4 क में। ठीक है, पहले 10 थे, फिर एक और जोड़ दिया गया। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सही बात है। अगली विशेषता क्या हो जाती है, शक्तिशाली केंद्र। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन फिर भी जब कभी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कोई आपातकालीन स्थिति होती है, तो उस समय पर जो पूरी शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, यानी कार्यपालिका के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार भारत एक शक्तिशाली केंद्र स्थापित है। ओके, अब चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा भारत के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है, ये आपको यहाँ याद रखना होगा। भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। और आगे हम देखिए लास्ट पॉइंट क्या होगा जो हम बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इतना काफी है, आपके एग्जाम के सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, एकल नागरिकता, यानी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यहाँ सभी नागरिक केवल भारत के ही नागरिक होंगे, किसी और अन्य राज्यों के नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है और झारखंड की अलग है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। ठीक है, पूरे देश में एक ही नागरिकता यानी एकल नागरिकता, एकल से मतलब एक ही नागरिकता अपनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं भारत की नागरिकता। अलग अलग राज्यों की जो कह सकते हैं नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है, एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता। ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें जो संविधान सभा थी, यहाँ पर जो संविधान का निर्माण हुआ, ये संविधान सभा के सदस्य आपके सामने हैं सभी लोग। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस पूरे जो चैप्टर आपने देखा, ये इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो आपके सामने इन बिंदुओं में मैंने लिख दिया है। क्या बिंदु है, पहला पॉइंट है, बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को सुनिएगा, क्योंकि अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। आज की क्लास में समझे हुए सभी क्वेश्चन को जानेंगे। तो पहला है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार। एक पॉइंट क्लियर हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। जो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, वे आपके सामने यहाँ है। ठीक है, तो कब हुई पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, क्या कुछ अलग हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। आगे बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चुना कब गया था, दूसरी बैठक में, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगली बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप ये समझिए, इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास आप रखिए। बस आपको करना क्या होगा, एक बार एग्जाम देने से पहले दिन शाम को आपको इसको एक बार रिवाइज करना होगा, उससे पहले तो ज़रूरत भी नहीं है। अब दोस्तों आज की क्लास में आपने जितना सीखा उसका मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहूँगी, जिससे मुझे पता चल पाए कि क्या मेरी मेहनत आपके साथ कुछ रंग लाती है या नहीं। तो आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, चाहे कोई एक दिन बाद क्लास को ले रहा हो या एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद। ठीक है,
वो जब आपका समय लगे आप तब क्लास लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब भी आप क्लास देख रहे हैं तभी इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है या कितनी सूचियां है? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है ये आपको बताना है। दूसरा है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको इनमें से बताना है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था ये आपको इन ऑप्शन में से चुन करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अपना रिवीजन समय समय पर करते रहे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी नोटिफिकेशन आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाती है। ऑलराइट गाइज, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।